आज के इस डीप डाइव में हम भारतीय संगीत के इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प दौर को देखेंगे। खासकर 13वीं से 15वीं शताब्दी। जी, ये वो समय था जब संगीत में बड़े बदलाव आ रहे थे। हाँ, और हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत भी हैं इस पर बात करने के लिए। जैसे पंडित शारंगदेव का संगीत रत्नाकर, अमीर खुसरो का जिक्र है, लोचन कवि की राग तरंगिणी और सुल्तान हुसैन शर्की, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि इस पीरियड में संगीत की थ्योरी और प्रैक्टिस, मतलब सिद्धांत और चलन, कैसे बदला, क्या नए योगदान हुए और उनका असर क्या रहा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं 13वीं शताब्दी से। पंडित शारंगदेव, इनका समय है लगभग 1210 से 1247 ईस्वी। जी, देवगिरी के यादव राजा के दरबार में थे ये। जी, और इनका ग्रंथ संगीत रत्नाकर ये इतना अहम क्यों है? मतलब क्या खास बात है इसमें? देखिए, संगीत रत्नाकर की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे उत्तर और दक्षिण, मतलब हिंदुस्तानी और कर्नाटिक, दोनों ही संगीत पद्धतियों का आधार ग्रंथ माना जाता है। एक तरह से ये उस वक्त का एनसाइक्लोपीडिया है संगीत का। अच्छा, दोनों का आधार, ये तो बड़ी बात। हाँ, इसमें 7 अध्याय हैं। स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्ण का अध्याय, ऐसे करके 7 अध्याय, बाप रे। जी, इनमें मतलब संगीत की बिल्कुल बेसिक चीजों से लेकर, जैसे नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति, वहां से लेकर राग, ताल, वाद्यंत्र, यहाँ तक कि नृत्य का भी बहुत डिटेल्ड वर्णन है। यानी सब कुछ कवर किया एक तरह से। और रागों के बारे में कुछ खास? रागों का भी जिक्र है। लगभग 264 रागों का वर्गीकरण मिलता है इसमें, जैसे ग्राम राग, उपराग वगैरह। 264 राग? हाँ, हालांकि ये वर्गीकरण किस आधार पर था वो आज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, पर शारंगदेव ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को तो बेस बनाया ही, लेकिन अपनी मौलिकता भी दिखाई। अच्छा, जैसे एक पुराना सिस्टम था मध्यम ग्राम, उसका इस्तेमाल कम होता दिखता है इनके समय में, और कुछ नई चीजें आती हैं, तो पता चलता है कि संगीत बदल रहा था, इवॉल्व हो रहा था। तो 13वीं सदी में यह हुआ कि संगीत को एक तरह से कोडिफाई किया गया, संहिताबद्ध किया गया संगीत रत्नाकर में। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो। अच्छा, अब आते हैं 14वीं सदी पर। इस दौर में कहते हैं कि बाहरी प्रभाव बढ़ने लगे, फारसी संगीत का असर। हाँ, क्योंकि यवनों के आक्रमण और फिर दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी का शासन, तो कल्चरल एक्सचेंज बढ़ा। और यहीं पर अमीर खुसरो का नाम आता है, लगभग 1216 से 1296 ईस्वी। इनका क्या रोल था? अमीर खुसरो बहुत बड़ा नाम है। माना जाता है कि वो पहले ऐसे बड़े कलाकार या विचारक थे जिन्होंने भारतीय और फारसी संगीत को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश की। उनका असर बहुत गहरा है। हाँ, खुसरो के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है। क्या क्या योगदान मानते हैं इनका? कई सारी चीजें, जैसे गाने के नए प्रकार, गजल, कव्वाली, तराना, ख्याल का जो शुरुआती रूप है, ये सब उनसे जोड़े जाते हैं। गजल, कव्वाली, तराना, ये सब? वाह जी। फिर कई नए रागों का क्रेडिट भी उन्हें दिया जाता है, जैसे साजगिरी, सरपर्दा, यमन, रात की पुरिया, बरारी, तोड़ी, पूर्वी के कुछ प्रकार। यमन भी? वो तो आज भी कितना गाया जाता है। बिल्कुल। तालों में भी नए नाम आते हैं, झूमरा, आड़ा चौताल, पश्तो, फरूदस्त, सवारी। और साजों के बारे में, सितार और तबला? हाँ, सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी अक्सर खुसरो को ही देते हैं लोग। हालांकि इस पर थोड़े अलग अलग मत भी हैं इतिहासकारों में। अच्छा। और एक मजेदार बात यह भी है कि उनकी उस जमाने के एक और महान गायक थे, गोपाल नायक। उनके साथ संगीत प्रतियोगिता का भी जिक्र मिलता है। गोपाल नायक, हाँ सुना है। कहते हैं पीलू, बढ़ानस, सारंग जैसे राग उन्होंने बनाए थे। जी, तो खुसरो का योगदान बहुत मल्टीफैसेटेड था। सही में? मतलब सिर्फ राग ताल नहीं, गायकी की शैलियां, साज, पूरा माहौल ही बदला होगा। हाँ, काफी हद तक। अच्छा, इसी 14वीं सदी में एक और किताब आई, लोचन कवि की राग तरंगिणी। इसके बारे में क्या खास है? राग तरंगिणी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने रागों को समझने का एक नया तरीका दिया। इसने जो पुरानी राग रागिनी वाली पद्धति थी, उससे हटकर ठाठ या मेल सिस्टम की बात की। ठाठ सिस्टम, ये क्या था? मतलब आसान शब्दों में। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो रागों को उनके बेसिक स्केल या स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ मेन ग्रुप्स में बांटना। लोचन कवि ने ऐसे 12 ठाठ या मेल माने। 12 ठाठ? जी,
और उन्होंने उस समय के काफी ठाट को अपना शुद्ध ठाट माना, मतलब ओरिजिनल स्केल। तो ये एक तरह से रागों को ऑर्गेनाइज करने का, क्लासिफाई करने का नया नजरिया था। बिल्कुल, ये थ्योरी के लेवल पर एक बड़ा बदलाव था और ये ठाट सिस्टम ही आगे चलकर और डेवलप हुआ, जो आज हिंदुस्तानी संगीत का आधार है। और क्या राग तरंगिणी में बताए राग आज भी हैं? हाँ, इसमें बताए कई राग आज भी गाए बजाए जाते हैं। हो सकता है समय के साथ उनके रूप थोड़े बदल गए हों, पर नाम वही है। तो ये उस दौर के संगीत की एक झलक देता है। समझ गया। तो 13वीं सदी में संगीत रत्नाकर, 14वीं में खुसरो का प्रभाव और राग तरंगिणी का ठाट सिस्टम। अब आते हैं 15वीं सदी पर। जी, यहाँ दो नाम उभर कर आते हैं, एक पंडित कलीनाथ और दूसरे जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की से 15वीं सदी में भी संगीत का विकास रुका नहीं। दक्षिण में विजयनगर एम्पायर में पंडित कल्लेनाथ हुए। उन्होंने शारंग देव के संगीत रत्नाकर पर एक बहुत डिटेल्ड संस्कृत टीका लिखी, कमेंट्री, लगभग 1456-57 के आसपास। अच्छा, यानी ये संगीत रत्नाकर को समझने में और मदद की उन्होंने। हाँ, उस मुश्किल ग्रंथ को आसान बनाया। और उधर उत्तर भारत में जौनपुर के सुल्तान थे हुसैन शर्की। 1458 से 1499 तक उनका शासन रहा। वो खुद संगीत के बड़े जानकार और संरक्षक थे। सुल्तान हुसैन शर्की, इनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? ख्याल गायकी। माना जाता है कि उन्होंने ख्याल को एक बहुत ही रिफाइंड, एक परिष्कृत रूप दिया, जिसे कलावंती ख्याल कहा गया। ख्याल, हाँ, जो आज हिंदुस्तानी क्लासिकल की सबसे पॉपुलर विधा है। बिल्कुल, उसकी नींव को इन्होंने बहुत मजबूत किया और सिर्फ ख्याल गायकी को ही नहीं बढ़ाया, उन्होंने कई नए राग भी बनाए, जैसे जौनपुरी तोड़ी। अच्छा, जौनपुरी इन्हीं की देन है? हाँ, जौनपुरी तोड़ी, सिंधु भैरवी, रसूली तोड़ी, ये सब राग उनसे जोड़े जाते हैं। कमाल है। और इसी समय भक्ति आंदोलन का भी तो जोर था। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। 15वीं-16वीं सदी, सूरदास, कबीर, मीराबाई, इनके पद, और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन, इसने संगीत को एक नई दिशा दी। उसे मंदिरों और दरबारों से निकालकर आम लोगों के बीच पहुंचाया। उसमें एक गहरी भावना, एक भक्ति का रंग भरा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 13वीं से 15वीं सदी का ये पूरा दौर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। शारंगदेव के संगीत रत्नाकर ने एक आधार दिया, जी, ज्ञान को सहेजा। अमीर खुसरो ने नए प्रभावों को मिलाया, नए प्रयोग किए, फ्यूजन किया एक तरह से। राग तरंगिनी ने क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का नया रास्ता दिखाया ठाठ पद्धति से। जी, थ्योरी को आगे बढ़ाया। और फिर सुल्तान हुसैन शर्की ने ख्याल जैसी अहम शैली को स्थापित किया और भक्ति आंदोलन ने उसे जन जन तक पहुंचाया। बिल्कुल, ये एक ऐसा समय था जब शास्त्र और प्रदर्शन, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस, दोनों लेवल पर बहुत काम हुआ, बहुत विकास हुआ। यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये सारा ज्ञान, ये सारी बंदिशें, ये राग, ये सब बिना किसी रिटन नोटेशन के, बिना किसी रिकॉर्डिंग के, सिर्फ सुनकर, याद करके गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा। हाँ, ये तो है, ओरल ट्रेडिशन। जी, तो सवाल ये उठता है कि अगर उस जमाने में आज की तरह रिकॉर्डिंग या नोटेशन की टेक्नोलॉजी होती, अच्छा, तो क्या संगीत के फैलने का, उसके ट्रांसमिशन का तरीका कुछ अलग होता? क्या ये परंपराएं जो आज हम देखते हैं, इनका रूप कुछ और होता? ये सोचने वाली बात है।